नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां सीएम धामी ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है। सीएम ने आर्थिक पैकेज देने का अनुरोध किया है। भूदशा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए पीएम मोदी से चर्चा की है। 2,943 करोड़ के पैकेज का अनुरोध सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर उनके समक्ष प्रदेश के विकास के लिए तैयार किया गया नया रोड मैप रखा। जोशीमठ क्षेत्र में भूस्खलन एवं भूधसाव की रोकथाम और प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 2,943.99 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की है। हरिद्वार से वाराणसी के लिए वंदे भारत रेल सेवा शुरू करने का भी इस दौरान उन्होंने अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा, कैलाश और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम आने का निमंत्रण भी इस दौरान उन्होंने दिया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, अब सीएम धामी ने पीएम मोदी से जोशीमठ के लिए 2,942 करोड़ का पैकेज का अनुरोध किया। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन के लिए भी उन्होंने अनुरोध किया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पीएम मोदी का जवाब क्या रहा इस पर? देखिए, लगातार केंद्र सरकार राज्य के विकास में सहयोग कर रही है और जितने भी प्रस्ताव राज्य के स्तर से केंद्र सरकार के सम्मुख रखे जाते हैं, संभवतः सभी जो प्रस्ताव हैं उनको हरी झंडी केंद्र सरकार के स्तर से दे दी जाती है। प्रधानमंत्री हमेशा सहयोग करते रहे हैं और आगे राज्य के चहुमुखी विकास की दिशा में केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करेगी। जो दीर्घकालीन जो प्रोजेक्ट हैं, लंबे समय की जो विकास की योजनाएं हैं, उनको सरकार कैसे धरातल पर उतारेगी और आर्थिक सहयोग केंद्र हर स्तर पर करती रहेगी, ये भरोसा प्रधानमंत्री ने दिलाया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया है कि चारधाम यात्रा और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसकी जो प्रधानमंत्री हैं वो उत्तराखंड का दौरा करें। दूसरा, कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन प्रस्तावों को राज्य सरकार धरातल पर उतारना चाहती है, जिसमें केंद्र के सहयोग की आवश्यकता है। उन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन प्रधानमंत्री के स्तर से दिया गया है और अभी तक सरकार ने कौन से काम किए हैं विकास के, इसका प्रारूप प्रधानमंत्री के सम्मुख मुख्यमंत्री ने रखा है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने उत्तराखंड की सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो एक तरीके से प्रधानमंत्री के सम्मुख रखा है और कई नई डिमांड्स की हैं, कई नए अनुरोध किए हैं, चाहे वो आने वाले समय में निवेशकों को जुटाने का सम्मेलन हो, निवेशकों का सम्मेलन हो, या जमरानी बांध की वित्तीय स्वीकृति हो, या इसके अलावा कई ऐसे हैं जो प्रस्ताव हैं जिनको राज्य सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। तो सभी पर केंद्र सरकार लगातार अभी तक सहयोग करती आई है और आगे भी सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है। और कुछ ऐसे स्थान हैं, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, जिनको काशी उज्जैन की तर्ज पर विकसित करना चाहती है राज्य की सरकार। हर की पैड़ी है, ऋषिकेश है, इन स्थानों को कॉरिडोर के तौर पर स्थापित करना चाहती है। तो ये तमाम ऐसे पहलू रहे हैं जो विकास से जुड़े हुए हैं। काफी लंबे समय तक प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है और इसमें तमाम विकास की योजनाओं के प्रारूप को मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सम्मुख रखा और आगे के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया है। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड का जो लक्ष्य उत्तराखंड की सरकार ने रखा है 2025 तक सशक्त उत्तराखंड, वो निश्चित तौर पर साकार होगा। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके सामने जो प्रस्ताव रखा है वो कहीं ना कहीं उम्मीद दिलाई है पीएम मोदी की ओर से भी कि जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा। और जिस तरह से 2,942.99 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग की गई है सीएम धामी की ओर से, वो भी उन्हें जल्द दिया जाएगा। और इसके अलावा जो वंदे भारत रेल सेवा शुरू करने का अनुरोध किया गया है वो भी आने वाले समय में इसे साकार किया जाएगा, यही उम्मीद की जा रही है। क्योंकि उत्तराखंड को लेकर लगातार इसके विकास को लेकर कार्य किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, केंद्र भी इसे लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है और जल्द ही उत्तराखंड को एक नए सिरे से
एक नए विकास के अगर देखा जाए तो नए विकास के रुख से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आने वाले 2025 में एक नया बदलाव उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। बने रहिए आप हमारे साथ, सोनू आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। चलिए बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से, जहां पर बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। स्थापना दिवस पर बूथ स्तर पर आयोजन होंगे। सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में भी दिवस को मनाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा और इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और लगातार कार्यकर्ता जो हैं वो इसे लेकर कार्य कर रहे हैं। 10 लाख जगहों पर पीएम मोदी के भाषण की स्क्रीनिंग भी इस दौरान की जाएगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर पार्टी इस बार काफी तैयारी कर रही है और 10 लाख जगहों पर पीएम मोदी के भाषण की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। देखिए, पहले से ही पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो इस तैयारियों में जुटे हुए हैं कि जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो आयोजन होगा वो बूथ स्तर पर होगा और जो प्रधानमंत्री का वर्चुअल संवाद होगा बूथ स्तर पर जो पार्टी का झंडा है उसको फहराकर जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जिनको अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन पार्टी कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर मिलेगा। और जो पार्टी की रीति नीति है इसको कैसे और मजबूत किया जा सकता है और जो कार्यक्रम है इन कार्यक्रमों के माध्यम से कैसे जन जन तक पार्टी की का क्या उद्देश्य है उसको पहुंचाया जा सकता है। और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है और खास बात इसमें यही रहने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संवाद है वो होगा और उस पर जब स्थापना दिवस पार्टी कार्यकर्ता मना रहे होंगे तो उस पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे और सरकार और संगठन, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकारें हों, सरकार का और संगठन का तालमेल और कैसे बेहतर हो सकता है, राज्य की और केंद्र की जो जन कल्याणकारी योजनाएं इनको कैसे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है और संगठन को कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के पार्टी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। चूंकि जो पार्टी पदाधिकारी हैं, खास तौर से बीजेपी के जो नेता हैं, वो इस बात को बता रहे हैं कि इस आयोजन को सामाजिक न्याय सप्ताह के तौर पर बीजेपी मनाने जा रही है। तो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं और बड़े ही उत्साह के साथ इस स्थापना दिवस को बीजेपी मनाने जा रही है। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी जिस तरह से तैयारियां हो रही है और स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, कितना ये साकार हो पाता है, क्योंकि जिस तरह से आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही चुनावों को लेकर और कोई भी मौका है वो छोड़ना नहीं चाहती। इसी के चलते अब भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस 6 अप्रैल को होने वाला है और इस दिन को पार्टी धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। स्थापना दिवस के दिन केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की स्क्रीनिंग 10 लाख जगहों पर करने वाली है और इस बात की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है और ज्यादा जानकारी ये भी मिल रही है कि इस दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में सुबह पार्टी हेडक्वार्टर पर ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी के भाषण को पूरे देश में सुनाया जाएगा। हर बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ताओं को ये सूचित भी कर दिया गया है और सभी में जोश भरने का काम इस दौरान किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देहरादून से, यहाँ पर पार्टी के ही नेता ने, जहां कांग्रेस विधायक ने पार्टी पर आरोप लगाया, एमएलए तिलक राज बेहड़ ने उपेक्षा का आरोप लगाया। गढ़वाल मंडल की उपेक्षा का आरोप लगाया गया। क्षेत्र के 3 पद नेताओं को ये जाने पर सवाल उठाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां कांग्रेस विधायक ने पार्टी पर आरोप लगाया है। एमएलए तिलक राज बेहड़ ने उपेक्षा का आरोप लगाया है। गढ़वाल मंडल की उपेक्षा का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही क्षेत्र के 3 पद नेताओं को जो दिए जाने हैं उस पर भी सवाल उठाए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू की और सोनू, एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा अमृता, क्योंकि कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है, कलेबाजी, वो एक बार फिर से जब जाहिर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने, पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है उसने
जो जिला स्तर के और महानगर स्तर के जो पदाधिकारी उनको जिम्मेदारी सौंपी थी, जो जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के नामों की घोषणा की थी, उसके बाद जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इस वक्त कांग्रेस से विधायक है किच्छा विधानसभा से, उन्होंने खास तौर पर ये सवाल खड़ा किया है कि आरोप लगाया है कि उत्तराखंड का जो खास ये गढ़वाल मंडल और विकास मंडल का जो संतुलन है वो पूरी तरह से संतुलित नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जो कुमाऊं क्षेत्र है इसी क्षेत्र से पार्टी के नेता प्रतिपक्ष भी, प्रदेश अध्यक्ष भी और उप नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और गढ़वाल मंडल के जो पार्टी पदाधिकारी या नेता हैं उनको अभी फिलहाल इस तरीके का कोई पद नहीं दिया गया है। तो जो गढ़वाल मंडल का जो क्षेत्र है कई जनपदों वाला, इसकी उपेक्षा का आरोप लगाया है, और ऐसे में कई विधायक और कई वरिष्ठ नेता भी उनके इस आरोप के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो जो कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है, कलहबाजी है, और जो अंतर कलह कांग्रेस का इस बयान से एक बार फिर जग जाहिर हो गया है, और अब ये बात कही जा रही है कि जो तिलकराज बेहड़ है वो पार्टी हाईकमान को भी इस परिस्थिति से अवगत कराएंगे, जबकि कुछ नेता जो उनके विरोधी खेमे के माने जाते रहे हैं वो उनके इस बयान पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस का आपसी घमासान है वो एक बार फिर जग जाहिर हो गया। अब देखना होगा कि प्रदेश नेतृत्व और पार्टी हाईकमान आखिर इस घमासान को कैसे शांत करा पाएगी। अब बिल्कुल सोनू, देखना होगा कि पार्टी आखिर इससे कैसे शांत करा पाएगी। लेकिन उससे पहले सवाल ये भी उठता है, भले ही कांग्रेस हाईकमान चाहे लाख दावे कर ले कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, बावजूद इसके जब इस तरह की मामले सामने आते हैं, खबरें सामने आते हैं गुटबाजी के, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देश भर में कांग्रेस की हालत पहले से ही खराब है, और आने वाले चुनावों में जिस तरह से लगातार मशक्कत कर रही है कांग्रेस की, जिसकी छवि है वो पहले से सुधरे, वोट बैंक बढ़े, बावजूद इसके अब जो हालात हम देख रहे हैं लगातार, क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस की स्थिति वाकई सुधर पाएगी इस तरह? देखिए, जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, और अगर हम नेता के बयान के दूसरे पहलू पे अगर हम फोकस करें, क्षेत्रीय संतुलन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखें, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं वाकई जो गढ़वाल मंडल के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उस लिहाज से देखें तो जो क्षेत्रीय संतुलन है, कम से कम इन पदों के अनुरूप अगर हम देखेंगे तो वो संतुलन फिलहाल कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा है। और अगर हम बयानबाजी के लिहाज से देखें तो घमासान तो दिखाई दे ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में नहीं लगता है कि कांग्रेस आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत हो पाएगी, या इसका जो फायदा है, जो आने वाले समय में एक साल के अंत में निकाय चुनाव होने हैं और फिर लोकसभा के बड़े चुनाव होने हैं, तो ऐसे में इसका फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा। फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और कांग्रेस की मजबूती की अगर हम बात करें, और इसी तरीके के घमासान और इसी तरीके की बयानबाजी और इसी तरीके की जिम्मेदारी अगर कांग्रेस में हम देखते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सुनो, आने वाले दिनों में इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में बिल्कुल कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी में अंदरूनी झगड़े हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि जो कांग्रेस हाईकमान है चाहे दावे कर ले कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब इस तरह की बयानबाजी होती तो कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ हो जाती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और आने वाले दिनों में जो लगातार पार्टी के आला नेता है, हाईकमान है, वो सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी में एकजुटता रहे, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं ये विफल साबित हो रहे हैं, और अंदरूनी झगड़े जो गुटबाजी है वो बार बार निकल के सामने आ रहे हैं, और आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा एक बार फिर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। चलिए, बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर 8 जिलों में बनेंगे 32 पार्किंग के स्थान। मसूरी के कैंप क्षेत्र में उत्तरकाशी के गंगोत्री, ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला में बनेगी टनल पार्किंग। 7000 से ज्यादा वाहनों की हो सकेगी पार्किंग। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में होगी पार्किंग। बनाए जाने के लिए भूमि का चयन किया जा चुका है। प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। चलिए, एक बार फिर रुख करते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, पहाड़ी इलाका और उसके बाद पार्किंग बनाए जाने के लिए जो भूमि चयन की है, ऐसे में प्रशासन की बड़ी चुनौती दिख रही है। तो देखिए, एक पहलू इस पूरे मामले का ये भी है अमृता कि 22 साल इस राज्य के गठन को हो गए हैं, और जिस अनुपात में उत्तराखंड की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो या तराई वाले क्षेत्र हो या आसपास के जो पर्वतीय क्षेत्र हो, वहाँ की अगर हम जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या घनत्व पर गौर करें, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए
चुनौती भी बन रहा है। और ऐसे में एक तो हम अभी तक पार्किंग स्थल जो है वो नहीं बना पाए हैं, और पार्किंग के स्थल जो है उनको बनाए जाने की बात हो रही है। खास बात ये है कि टनल पार्किंग भी बनाई जा रही है, और ये पहला ऐसा मौका होगा जब गाड़ी की पार्किंग के लिए टनलों में व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए भारी भरकम बजट भी खर्च किया जाएगा। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा ये है कि पर्यटन प्रदेश कहलाता है उत्तराखंड, और चारधाम यात्रा होने वाली है, और आने वाले समय में अगर हम अलग अलग स्थानों पर मैदान से लेके पहाड़ तक अगर हम पार्किंग स्थल बना पाएंगे और टनल जैसी माध्यमों से हम पार्किंग की व्यवस्था कर सकेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका फायदा उत्तराखंड को मिलेगा। और आने वाले समय में जो पर्यटक हैं, चाहे वो चार धामों की यात्रा करने के लिए उत्तराखंड का रुख करें या फिर सामान्य पर्यटक के रूप में उत्तराखंड की सैर करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इस पार्किंग का आने वाले समय में हम ये मान सकते हैं कि फायदा निश्चित तौर पर मिलने वाला है। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी, जो उत्तराखंड वासी होने कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है निश्चित तौर पर देखने मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे पर्यटकों और वाहनों के दबाव को देखते हुए शहरी विकास विभाग ने प्रदेश में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर अपना लंबा चौड़ा प्लान अब तैयार कर लिया है। और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश में लगातार पार्किंग की व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि प्रदेश में इस वक्त पार्किंग को लेकर 32 योजनाएं प्रक्रिया में है, जिनकी कुल क्षमता तकरीबन 7,190 वाहनों की। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से एक लंबा चौड़ा प्लान तैयार किया गया, इसे कब तक अमल में लाया जाएगा और कब तक उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। चलिए बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। नितिन गडकरी का 1 दिवसीय दौरा, 6 अप्रैल को देहरादून आएंगे नितिन गडकरी। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात दे सकते हैं। एक बार फिर रुख करते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, अब नितिन गडकरी 1 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं उत्तराखंड, और इसके साथ ही देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का निरीक्षण भी वो करेंगे और एक बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्रालय से ये जानकारी उत्तराखंड शासन को प्राप्त हो गई है, और जब केंद्रीय मंत्री दौरा करेंगे तो निश्चित तौर पर जो कामकाज चल रहे हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है उसका निरीक्षण करेंगे, और कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन प्रस्तावों को पहले ही केंद्रीय मंत्रालय के सम्मुख उत्तराखंड सरकार रख चुकी है। तो उन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, चाहे वो गढ़वाल मंडल क्षेत्र के हों, चाहे वो कुमाऊं मंडल क्षेत्र के जो नेशनल हाईवेज हैं उनके कार्यों से जुड़े हुए प्रस्ताव हों। तो इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा सके और समय रहते खास तौर पर इनको अंजाम दिया जा सके। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो अपने दौरे के दौरान कई सौगात उत्तराखंड को दे सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इस वक्त ये दिल्ली वाला राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, ये जल्द पूरा कर लिया जाए और जो भी अड़चनें आ रही हैं उनको दूर कर लिया जाए। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो राजमार्गों से जुड़े हुए हैं, जो नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं, इनके जो तमाम प्रस्ताव हैं जिनकी उम्मीद लगातार राज्य सरकार कर रही है, उन पर केंद्रीय मंत्री मोहर लगा सकते हैं। और जो काम हो चुके हैं उन पर आगे, इसके अलावा जो कामकाज होने हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर भी नजर इनायत हम कह सकते हैं हो सकती है। और खासतौर से मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है दिल्ली वाला, इसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। इसका फायदा आने वाले समय में इससे होकर गुजरने वाले तमाम मुसाफिरों को मिले, तमाम लोगों को मिले, उत्तराखंड की जनता को इसका लाभ मिल सके। और जो दिल्ली से देहरादून का खास तौर से सफर है उनको इसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। तो ये तमाम ऐसे फैसले जो उनके दौरे से जुड़े हुए हैं, तैयारियां की जा रही हैं, अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं, और जैसे उनका दौरा होगा निश्चित तौर पर कहीं और सौगात उत्तराखंड को मिल सकती है। बिल्कुल सुनो, इस बार जो दौरा होगा इसका निरीक्षण भी किया जाएगा, जो पूर्व में सड़कें बनी, और इसके साथ ही आने वाले समय में एक बड़ी सौगात भी नितिन गडकरी यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को देते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। बता दें केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 6 अप्रैल को देहरादून आएंगे। इस दौरान निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के साथ ही कुछ नई योजनाओं की सौगात उत्तराखंड को दे सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री की ओर से उत्तराखंड आगमन के संबंध में शासन को पत्र भी लिखा जा चुका है। हालांकि अभी तक उनका मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है वो जारी नहीं किया गया, लेकिन वो भी जल्द 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा।
फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे नादी टीवी। नमस्कार।